डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के नेट 4 का लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग सॉर्टिंग एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे। सॉर्टिंग एक कॉमन ऑपरेशन है जो कि हमारे डेटा को सीक्वेंशियली अरेंज करता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इससे हमारे लिए डेटा का मैनिपुलेशन या डेटा की एक्सेसिंग ईजी हो जाती है। अब डेटा को सॉर्ट करने का एक बहुत कॉमन ऑपरेशन है जिसको हम लोग कंपेयर एक्सचेंज ऑपरेशन बोलते हैं। सीक्वेंशियल एल्गोरिथम में हमारे पास जो डेटा होता है वो आपके प्रोसेसर की लोकल मेमोरी में होता है और वहाँ पर हमारे लिए डेटा को सॉर्ट करना इजी हो जाता है क्योंकि डेटा की एक्सेसिंग आसान होती है। अब अगर हम लोग पैरेलल सॉर्टिंग की बात करें तो यहाँ पर दो केसेस हो सकते हैं, या तो सारा का सारा डेटा हमारा एक ही प्रोसेसर में हो या हमारे प्रोसेसर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड हो। जैसा हमने बताया कि सीक्वेंशियल एल्गोरिथम के लिए या सिंगल प्रोसेसर सिस्टम्स के लिए एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना इजी होता है क्योंकि वो लोकल मेमोरी में है। लेकिन अगर हमारे पास पैरेलल इन्वायरमेंट है और डेटा हमारे पास प्रोसेसर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस केस में हमारे लिए कंपैरिजन इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि हमें डेटा को मूव करना पड़ेगा एक प्रोसेसर से दूसरे प्रोसेसर्स के बीच में। सपोज करते हैं हमारे पास एक पैरेलल इन्वायरमेंट है जहाँ पे हमारे पास सीरीज ऑफ प्रोसेसर्स हैं विद द लेबल्स P0, P1, P2 एंड सो ऑन, और हर प्रोसेसर एक एलिमेंट होल्ड कर रहा है। अब हर प्रोसेसर्स के पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को हमें सॉर्ट करना है। तो इसका मेथड क्या हो सकता है? इसका मेथड ये हो सकता है कि कंपैरिजन और एक्सचेंज के बाद जो सिचुएशन हो वो ये हो कि जो आपका प्रोसेसर लोअर लेवल का है वो लोअर वैल्यू स्टोर करे और जो प्रोसेसर विद हायर लेवल है वो हायर वैल्यू को स्टोर करे। अब सपोज करिए कि हमारे पास पेयर ऑफ प्रोसेसर्स Pi और Pj हैं और ये दोनों ही Ai और Aj दो एलिमेंट्स को होल्ड करते हैं। तो आफ्टर कंपैरिजन जो Pi होगा वो आपका स्मॉलर वैल्यू होल्ड करेगा और जो Pj है वो लार्जर वैल्यू होल्ड करेगा, क्योंकि Pi यानी ये प्रोसेसर विद लोअर लेवल है और ये प्रोसेसर विद हाई लेवल है। अब ये ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए दोनों ही प्रोसेसर्स अपने एलिमेंट्स एक दूसरे प्रोसेसर्स के साथ कंपेयर करेंगे और हर प्रोसेसर अपने अपने एंड पे दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा। अगर वो आपका लोअर लेवल का प्रोसेसर है तो लोअर वैल्यू रिटेन करेगा और हायर वैल्यू को हायर लेवल वाले प्रोसेसर के पास भेज देगा। इसी का वाइस वर्सा होगा कि जो आपका हायर लेवल वाला प्रोसेसर है वो हायर वैल्यू को रिटेन करेगा और जो लोअर वैल्यू है वो लोअर लेवल वाले प्रोसेसर को सेंड कर देगा। हम लोग इस प्रोसेस को स्टेप वाइज समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए हमारे पास दो प्रोसेसर्स हैं Pi और Pj। दोनों ही प्रोसेसर्स Ai और Aj वैल्यू को होल्ड कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि दोनों ही प्रोसेसर्स अपनी अपनी वैल्यूज़ को आपस में एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज करने के बाद दोनों ही प्रोसेसर्स के पास दोनों ही वैल्यूज़ रिसीव हो जाएंगी। अब जो थर्ड स्टेप है उस थर्ड स्टेप में जो आपका लोअर लेवल वाला प्रोसेसर है वो उन दो वैल्यूज़ में मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेगा, मिनिमम वैल्यू को रिटेन करेगा और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हायर लेवल वाले प्रोसेसर को फॉरवर्ड कर देगा। इसी तरह से जो आपका हायर लेवल वाला प्रोसेसर है वो इन दो वैल्यूज़ के बीच में मैक्सिमम निकालेगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो खुद रिटेन करेगा और जो लोअर वैल्यू होगी वो लोअर लेवल वाले प्रोसेसर को फॉरवर्ड कर देगा। तो इस तरह से दोनों ही प्रोसेसर्स एक सॉर्टेड ऑर्डर में वैल्यू को स्टोर करेंगे। अब अगर इसमें एज्यूम किया जाए कि दोनों ही प्रोसेसर्स के बीच में बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन हो रहा है तो उस केस में कंपेयर और एक्सचेंज
के जो स्टेप्स होंगे वो टी एस प्लस टी डब्ल्यू होंगे। टी एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टी एस रिप्रेजेंट करता है मैसेज स्टार्टअप और टी डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है पर वर्ड ट्रांसफ़र टाइम। अब जो मैसेज स्टार्टअप टाइम होता है वो मैसेज स्टार्टअप टाइम क्या है? मैसेज स्टार्टअप टाइम बेसिकली वो टाइम है जो कि आपके रिसीविंग और एंडिंग नोड्स पे मैसेज को हैंडल करने में लगा टाइम है। अब ये मैसेज को हैंडल करने का टाइम क्या है? जैसे हेडर को ऐड करना मैसेज के साथ, एरर करेक्शन इंफॉर्मेशन को ऐड करना, रूटिंग एल्गोरिथम लगाना, इंटरफेस इस्टेब्लिश करना, तो ये सब आपके मैसेज स्टार्टअप टाइम में आएगा। और टी डब्ल्यू जो कि आपका पर वर्ड ट्रांसफरिंग टाइम लग रहा है। तो अगर हम टी एस और टी डब्ल्यू को कंपेयर करें तो जिस तरह से हमारे आज के कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट है जहाँ पे हमें बैंडविड्थ ज़्यादा मिलती है, वहाँ पे हमारा टी डब्ल्यू टाइम आपके मैसेज स्टार्टअप टाइम से कम आता है। अगर हम ओवरऑल इस कंपेयर एक्सचेंज स्टेप की कॉस्ट को देखें तो वो कॉस्ट हमारी ज़्यादा आएगी इन कंपैरिजन की कि हर प्रोसेसर अपने अपने एंड पे कंपेयर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। यानी जो एक्सचेंज का टाइम है वो ज़्यादा है और कंपेयर का टाइम है वो कम है। और इसको अगर हम इस तरह से समझें कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा है तो उस बेसिस पे हम ये कहेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसर्स भी ज़्यादा होंगे। तो अगर एक प्रोसेसर एक एलिमेंट को होल्ड कर रहा है तो उस केस में ये एल्गोरिथम बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है। अब हम इसी इन्वॉल्वमेंट को एक दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि अब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा है लेकिन नंबर ऑफ प्रोसेसर्स कम है। सपोज करिए हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है और जो हमारे प्रोसेसर्स हैं वो आपके P0, P1 to P-1 लेवल प्रोसेसर्स हैं। तो अगर हमारे पास P प्रोसेसर्स हैं और n एलिमेंट्स हैं तो एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? n/p में, यानी सारे प्रोसेसर्स को n/p एलिमेंट्स रिसीव हो जाएंगे। फॉर इंस्टेंस हम लोग एज्यूम करते हैं कि A0, A1, AP-1 हमारे पास ब्लॉक्स हैं जो कि पूरे n एलिमेंट्स को होल्ड करते हैं और हर ब्लॉक की साइज़ क्या होगी? n/p। और हमारे पास प्रोसेसर्स हैं P0, P1 एंड P-1। अब हम लोग ये कहेंगे कि AI का जो ब्लॉक है वो AJ के ब्लॉक से लेस या इक्वल तभी होगा जब AI के सारे एलिमेंट्स AJ के सारे एलिमेंट से या तो छोटे हों या तो बराबर हो। तो जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम आपकी कंप्लीट होगी तो उसमें आपके P0 की जो भी वैल्यूज़ होंगी वो P1 प्रोसेसर के वैल्यूज़ से कम होंगी। इसी तरह से P1 प्रोसेसर्स के पास जो वैल्यूज़ होंगी वो आपके P2 के वैल्यूज़ से कम होंगी एंड सो ऑन। अब सपोज करिए कि हमारे पास दो प्रोसेसर्स PI, PJ हैं और दोनों ही प्रोसेसर्स n/p के ब्लॉक को होल्ड करते हैं। तो उस केस में जब सॉर्टिंग परफॉर्म होगी तो आफ्टर सॉर्टिंग एक प्रोसेसर स्मॉलर n/p ब्लॉक को होल्ड करेगा और दूसरा प्रोसेसर लार्जर n/p ब्लॉक को होल्ड करेगा। अब AI, AJ हमारे दो ब्लॉक्स हैं जो PI, PJ में होल्ड है। अब अगर ये दोनों ही n/p के जो ब्लॉक्स हैं अगर वो ऑलरेडी सॉर्टेड हैं तो उस केस में जो आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। अब हर प्रोसेसर क्या करता है? अपने सॉर्टेड ब्लॉक को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेगा। एक्सचेंज करने के बाद दोनों ही प्रोसेसर्स रिसीव हुए ब्लॉक को और अपने ब्लॉक को मर्ज करेंगे और फिर सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने के बाद दोनों ही प्रोसेसर्स के पास एक सॉर्टेड सीक्वेंस का ब्लॉक मिल जाएगा। अब इस ब्लॉक की साइज क्या होगी? n/p प्लस n/p। क्यों? क्योंकि n/p ब्लॉक वो होल्ड कर रहा था और n/p ब्लॉक उसने दूसरे प्रोसेसर से रिसीव किया जिसको उसने मर्ज किया और सॉर्ट किया। अब जब उसने मर्ज करके सॉर्ट किया तो जो आपका
2n/p का जो पूरा सीक्वेंस है उसको दो पार्ट्स में वो डिवाइड करेगा, और जो एप्रोप्रिएट पार्ट है उसको खुद वो रिटेन करेगा, और रेस्ट ऑफ हाफ पार्ट वो आगे प्रोसेसर को फॉरवर्ड कर देगा। अब सपोज करिए P0 और P1 प्रोसेसर्स हैं। P0 के पास n/p ब्लॉक्स थे, P1 के पास n/p ब्लॉक्स थे। P0 ने P1 से ब्लॉक रिसीव किया, अपने ब्लॉक को और रिसीव हुए ब्लॉक को मर्ज करके सॉर्ट किया। तो सॉर्ट करने के बाद जब वो हाफ में डिवाइड करेगा तो जो आपके लोअर वैल्यूज़ हैं वो खुद रिटेन करेगा, क्योंकि उसका लेबल क्या है, 0 है। और जो आपके हायर वैल्यूज़ वाला पार्ट है वो किसको फॉरवर्ड करेगा, P1 प्रोसेसर, क्योंकि उसका जो लेबल है वो आपके P0 से ज़्यादा है। तो इस ऑपरेशन को हम लोग बोलेंगे कंपेयर और स्प्लिट। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। अब सपोज करिए Pi के पास एक सीक्वेंस है 1 6 8 11 13, और Pj के पास एक सीक्वेंस है 2 7 9 10 और 12। अब दोनों ने ही अपनी अपनी वैल्यूज़ को एक्सचेंज किया। एक्सचेंज करने के बाद दोनों ही प्रोसेसर्स के पास दोनों ही ब्लॉक्स रिसीव हो गए। अब दोनों ही ब्लॉक रिसीव करने के बाद दोनों प्रोसेसर्स ने इन वैल्यूज़ को मर्ज करके सॉर्ट किया। अब दोनों ही प्रोसेसर्स के पास एक जैसे ही सॉर्टेड सीक्वेंस आ गया। अब इस केस में क्या होगा कि जो आपका लोअर लेवल वाला जो प्रोसेसर है वो हाफ पार्ट को रिटेन करेगा, जो कि लोअर वैल्यूज़ होंगी बाकी हाफ पार्ट से, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो आपके हायर लेवल वाले प्रोसेसर को फॉरवर्ड कर देगा। इसी तरह से जो आपका हायर लेवल वाला प्रोसेसर है वो भी इस सॉर्टेड सीक्वेंस का जो आपका हायर पार्ट है उसको रिटेन करेगा, और जो लोअर पार्ट है वो आपके लोअर लेवल वाले प्रोसेसर को फॉरवर्ड कर देगा। इस केस में कंपेयर और स्प्लिट ऑपरेशन का जो कम्युनिकेशन कॉस्ट होगा वो TS + TW n/p, जहाँ TS हमारा मैसेज स्टार्टअप टाइम है और TW हमारा n/p एलिमेंट्स को ट्रांसफ़र करने का टाइम होगा। अब हमारे पास मैसेज जितना लार्ज होगा उतने ही हमारे कम TS क्रिएट होंगे। तो ऐसे केस में हम लोग TS को इग्नोर कर सकते हैं। तो जो आपका मर्जिंग ऑफ 2 सॉर्टेड ब्लॉक होगा उसके लिए आपका जो टाइम लगेगा वो p टाइम लगेगा n/p एलिमेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच।